ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे गठबंधन में जातिगत जनगणना की सियासत और उस पर अपने अपने दावों की कि किस तरह से जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी करके बिहार सरकार के ऊपर तमाम जो इस वक्त आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी बात करेंगे। जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी करके बिहार सरकार ने इंडिया गठबंधन में अपनी बढ़त लेने की कोशिश की है, क्योंकि यह समझने की जरूरत है कि इंडिया गठबंधन के भीतर किस तरह से जो तमाम दल हैं वो भी एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज नीतीश सरकार इसे विधानसभा के पटल पर भी रखने वाली थी, लेकिन आज ये संभव नहीं हो पाया। इजराइल हमास जंग के मुद्दे पर वाम दलों के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही नहीं चल पाई और कई महत्वपूर्ण बिल सदन में नहीं रखे जा सके। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन सरकार के जातिगत जनगणना को राजनीति से प्रेरित बताकर इस रिपोर्ट की हकीकत पर सवाल उठाया। अमित शाह का आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और लालू प्रसाद यादव के दबाव के चलते MY समीकरण को बल देकर अति पिछड़े वर्गों की संख्या कम दिखाई गई है। अमित शाह ने इसे अति पिछड़ा वर्ग के खिलाफ अन्याय माना है, तो कई विपक्षी नेताओं ने हड़बड़ी में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी की है। इससे बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बिहार सरकार ने इसे सामाजिक आर्थिक सर्वे बताया था और ये कहा था कि ये जातिगत जनगणना नहीं बल्कि आर्थिक सामाजिक सर्वे है, लेकिन सरकार ने सामाजिक स्थिति का डेटा अब तक सार्वजनिक नहीं किया है, केवल जातियों की संख्या बताई है। तो ये किस तरह से आर्थिक सामाजिक सर्वे साबित हुआ, ये भी समझने की जरूरत है। हालांकि ईडी गठबंधन में जाति गणना को लेकर मचे होड़ के बीच राहुल गांधी ने इसे कांग्रेस का मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी इस पर लीड लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर कहा जाए सीधे तौर पर। लेकिन दिलचस्प है कि इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव राहुल की मंशा पर ही सवाल उठाते हैं। तो यह समझने की जरूरत है कि अपने अपने इस पर दावे हैं। अखिलेश का दावा है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना पर सिर्फ दिखावा करती है। उनका दावा है कि ईडी CBI के दुरुपयोग में कांग्रेस बीजेपी से पीछे नहीं रही है। अखिलेश पीडीए को इंडिया गठबंधन से ज्यादा विश्वसनीय बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार का है कि क्या इंडी गठबंधन कहीं काम करते हुए दिख भी रहा है। तो एक बड़ा सवाल नीतीश कुमार ने उठाया है, आरोप अखिलेश यादव ने भी लगाए हैं। तो किस तरह से ये आरोप एक दूसरे के खिलाफ लग रहे हैं, ये भी समझने की जरूरत है। गृह मंत्री अमित शाह ने महागठबंधन सरकार के जातिगत जनगणना को राजनीति से प्रेरित बताकर इस रिपोर्ट की हकीकत पर सवाल उठाया था। आइए आपको सुनाते हैं। अति पिछड़ा को अन्याय करने का काम ये लालू नीतीश की जोड़ी ने किया है। मित्रों, इन्होंने हमेशा पिछड़ा समाज का कांग्रेस ने बहिष्कार भी किया, विरोध भी किया और मोदी जी ने हमेशा पिछड़ा समाज का सम्मान करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी बताया और जनता से सावधान रहने की अपील की। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ? हम कोई नाराजगी नहीं किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीरज कुमार जो कि बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़े हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका। अनुप्रिया जी जुड़ी हुई है हमारे साथ, जो JDU की प्रवक्ता हैं। अनुप्रिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विनोद जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह का जातिगत जनगणना है जिसमें सर्वे, आर्थिक सामाजिक सर्वे बताया गया, लेकिन कहीं आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं बताई गई, सिर्फ जातियों की संख्या बताई गई। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि अमित शाह का जो आरोप था, इसमें क्यों ना माना जाए कि सिर्फ
सियासत है, विकास की बात कहीं नहीं है। निखिल, मैं आपके सवाल से ही आऊँ कि जो चीज़ें आपने अभी अपनी रिपोर्ट में बताई है और जो सवाल आपने उठाया है कि ये आज जो विधानसभा का जो विंटर सेशन शुरू होने वाला था, स्पेशल सेशन ही कह सकते हैं आपको, 6-7 दिन के लिए स्पेशल सेशन है जी। स्पेशल सेशन में ये पहली बार जो है वो जाति गणना की रिपोर्ट जो सार्वजनिक किया था नीतीश कुमार सरकार ने, उसको ये एक तरह से टेबल कर रहे हैं। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि इसको ये कानूनी जो उसका जो अमला ये होता है उसका, वो एक कानूनी अमला उसको पहना रहे हैं कि ये कानून एक तरह से बन जाएगा। तो आखिर सवाल तो ये उठता है कि इतनी हड़बड़ी क्यों है? हड़बड़ी मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि आपने सुप्रीम कोर्ट से लेके और बिहार तक में चर्चाओं में ये बता रहे थे कि ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है, और आप सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा आप जातियों के जो सामाजिक स्थिति है उसको पता लगा के सेंट्रल के फ्लैग स्कीम या स्टेट के फ्लैग स्कीम को आप उनके यहाँ पहुँचाएंगे, लेकिन ऐसा होते हुए दिखा नहीं। आपके जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का डेटा अभी गायब है, लेकिन आपने जल्दीबाजी में सिर्फ जातियों की गणना करके आपने सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज ली, या जो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे थे कि लालू यादव के दबाव में आपने अपनी अपनी जाति का और अपने अपने कास्ट का वो फैक्टर बताने की कोशिश की, जो आरजेडी ने अपना माई का सबसे बड़ा वो जातीय ब्लॉक बना के अपनी बढ़त ली है राजनीति में। जी, दूसरी बात, जब आप कह रहे थे कि उस तरह से इंडिया गठबंधन में अपने अपने दावे किस तरह से हैं, तो उसको इस तरह से देखिए कि कल एमपी के रैली में जब अखिलेश यादव को ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा ये कांग्रेस का ड्रामा है कि इलेक्शन के समय में वो जाति गणना की बात करती है, लेकिन इस पार्टी से उन्होंने कहा कि जोर दे के कहा कि ये आपसे नहीं होगा, कि अगर आपसे होता तो आप 50 साल तक राज किए, आप कुछ कर सकते थे। तो ये एक तरह से जो भ्रम फैलाने की सब जगह जो कोशिश होती है, इसका मतलब तो ये समझा जा सकता है निखिल कि कम से कम मिशन 2024 के लिए विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, तो ये टुकड़े टुकड़े में ऐसे मुद्दे को ला रहे हैं कि शायद इससे कहीं मोदी गवर्नमेंट को या मिशन 2024 में विपक्ष की एकता को एक बल मिल सकता है। लेकिन इनके इस बल को किस तरह से नीतीश कुमार, जब ये 6 महीने हो गए इंडिया गठबंधन के और खुद जो सबके उसके सूत्रधार रहे हैं इस नीतीश इंडिया गठबंधन के, वही पूछ रहे हैं सवाल कि ये गठबंधन है कहाँ? अगर ये 6 महीने से कहीं कुछ काम करते हुए नहीं दिखता है तो क्या इसके अस्तित्व को माना जाए कि ये कुछ कर भी सकता है? ये सारे सवालों के बीच में ये जाति गणना का जो मामला है वो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि रीजनल पार्टी के लिए उसको लगता है कि हम अपने अपने रीजन में, जैसे अखिलेश यादव पीडीए बना रहे हैं, उसी तरह का ये गठजोड़ बना के हम किसी न किसी तरह से अपने अपने तरीके से बीजेपी के साथ मुकाबला कर सकते हैं। ठीक है विनोद जी, अपने अपने दावे हैं सभी के, और कम से कम इंडी गठबंधन में ये दिखाई दे रहा है। आप सभी मेहमानों को चाहूंगा कि कुछ देर के लिए आपसे विराम लेना चाहूंगा। यहाँ पर अपने दर्शकों को लाइव ले चलेंगे ग्वालियर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द वापस आएंगे आपके पास। में परिवर्तन करना पड़ेगा और मोदी जी ने इस काम को किया है। मोदी जी की संवेदनशीलता का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं, कभी सोचा था कोई प्रधानमंत्री आएगा घर घर में शौचालय बनवाने की बात करेगा? गरीब परिवार की माताओं बहनों की इज्जत होती है, सम्मान होता है, आबरू होती है, उसकी भी चिंता हमारे प्रधानमंत्री ने की। शायद ही कोई घर ऐसा शेष बचा होगा हिंदुस्तान में जिस घर में शौचालय न बना। हर घर में नल पहुंचना चाहिए और नल के माध्यम से लोगों को जल मुहैया होना चाहिए। जो माताएं बहनें नदी नालों से, दूर दराज के कुएं से घड़े पर घड़ा भरकर पानी लेकर जब घरों में पहुंचती थी, उस दृश्य को देखा था मोदी जी। इसीलिए कहा था कि हम अपने देश की माताओं बहनों को, हम इतनी जहमत, इतनी तकलीफ उठाना हमको स्वीकार नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि हर घर में नल होगा, नल के माध्यम से जल पहुंचेगा। मैं समझता हूं यहां पर भी हो गया होगा। हुआ है कि नहीं? ये योजना चल रही है, ये योजना चल रही है, यहां पर चल रही है ना। मैं कितनी चीजों की चर्चा करूं। स्वच्छता, प्रधानमंत्री अपने हाथ से झाड़ू लगा रहा। आधी बीमारियां आदि होती हैं इंसान को तो मेरे बहनों भाइयों गंदगी के कारण होती है। पहले के प्लेटफॉर्म्स आपने देखे होंगे रेलवे के, आज जाते होंगे तो आपको साफ अंतर दिखाई देता हो। आज कोई
बीड़ी और सिगरेट पीने के बाद जैसे पहले लोग प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया करते थे, आज कोई बीड़ी सिगरेट पीकर अथवा कोई पेपर सीधे प्लेटफॉर्म पर फेंकने की हिम्मत नहीं करता है, बल्कि वह देखता है कि नीचे कहीं कोई डस्टबिन रखा हो, उस डस्टबिन में डाल देता है। यह जागरूकता पैदा की है। कोविड कोरोना के संकट से सारी दुनिया प्रभावित थी, करिश्माई काम किया। भारत दुनिया का अकेला देश है मेरे बहनों भाइयों, यहां के लोगों को कोरोना के वैक्सीन की 2-2 डोज लगी है। तो आप देख रहे थे ग्वालियर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वापस अपनी चर्चा पर लौटते हैं, जहां पर हम जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे और बात कर रहे थे कि इंडी गठबंधन में किस तरह से जो तमाम दल हैं उनके अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। हमारे साथ में 3 खास मेहमान, नीरज कुमार जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अनुप्रिया जो कि जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता हैं, और विनोद मिश्रा जो हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुप्रिया जी, आपके पास आता हूं। जो ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट है उनको दरकिनार करने का आरोप है, और क्यों ये ना मान लिया जाए जब सामाजिक आर्थिक सर्वे की बात हुई थी, और लेकिन ये देखने में साफ तौर पर आ रहा है कि उसका सामाजिक आर्थिक विषयों से कोई दूर दूर तक लेना नहीं है, केवल जातिगत आंकड़े जारी करके क्यों ना माना जाए कि सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई? देखिए, जब बिहार में यह मामला जाति जनगणना आधारित हुआ था, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी गया था, जिसमें हमने अपने तरफ से सभी बातें रखी हैं। और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि पर जिस तरह से रिपोर्ट पेशकश हुआ था, उसमें सिर्फ जाति जनगणना की बात हुई थी। और उसी समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 1 से 1.5 महीने के बाद में सारी जातियों का सामाजिक और आर्थिक भी हम डेटा पब्लिश करेंगे। तो कहीं से भी ये कोई झूठ फरेब की बात नहीं है, क्योंकि हमने पब्लिक डोमेन के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बातों को रखा है, और ये पब्लिक डोमेन में फिर से आएंगी भी चीजें कि हम लोग जाति जनगणना के साथ में आर्थिक सामाजिक भी है। और इसके पीछे हमारा लक्ष्य भी यही है कि जो विकास के मुख्य धारा से जो समाज या वर्ग अभी भी अछूता रह गया है, जिन तक विकास की धारा नहीं जुड़ पाई है या उनको नहीं मिल पाया है, उनको जोड़ना। लेकिन विपक्ष के लिए, और मैं कहूंगी कि बीजेपी के लिए, एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि जो जिम्मेदारी उनकी होनी चाहिए। लेकिन मंशा पर सवाल अनुप्रिया जी तब उठते हैं जब आपने कहा कि जैसे बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है कि आप सामाजिक आर्थिक सर्वे करें और उस हिसाब से योजनाएं बने, लेकिन इस बात में हड़बड़ी क्या थी कि पहले जातिगत जो सूची है उसको जारी कर दिया जाए, फिर 1.5 महीना इंतजार करें, और मुझे लगता काफी वक्त हो गया अभी तक वो सूची आई नहीं जिस आर्थिक सर्वेक्षण की बात आप कर रही हैं। तो क्यों ये ना माना जाए कि उसमें राजनीतिक पहल लेने की जरूरत थी? नहीं, मैं अपनी बातों को फिर से दोहरा देती हूँ आपको कि 2 अक्टूबर 2023 को पहला रिपोर्ट जारी हुआ था, जिसमें जाति जनगणना की रिपोर्ट थी। तब से बीजेपी परेशान है, तब से वो आरोप लगा रही है। जो उनके आरोपों पे सीधा ये हमारा सवाल है कि अगर जब भी बीजेपी को लगता है तो केंद्र की सरकार अपने स्तर से फिर से करा ले जाति जनगणना, और राज्य ही नहीं देश में भी करा ले। और उन्होंने भी कई राज्यों के इलेक्शन में, 5 राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं जहां पे उन्होंने कहा है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। देखिए, जाति जनगणना ये कोई मुझे लगता है कि असंवैधानिक कार्य नहीं है। संविधान भी हमारा कहता है कि संविधान हमारा इजाजत देता है कि इस कार्य को करने के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए जो परेशानी यह है कि जब आर्थिक और सामाजिक जब रिपोर्ट आएगी, उसके पहले ये माहौल बना रहे हैं कि आखिरकार इन्होंने जो वादे किए थे देश की जनता के साथ में, क्योंकि देश में बिहार भी आता है और बिहार का युवा जिस तरह से अपने टकटकी निगाह देख रहा था कि 2 करोड़ रोजगार के बारे में, कि शायद बिहार का युवा भी होता। किसान जिसकी आय दुगनी थी, उसमें बिहार के किसान भी आएंगे कि उनकी आय दुगनी हुई कि नहीं हुई। वो महंगाई का भी रिपोर्ट आएगा कि आखिर वो परिवार किस तरह से जूझ रहा है। तो बीजेपी उसमें विलंब क्यों कर रहे हैं? उसमें विलंब क्यों कर रहे हैं? उसमें वही सवाल दरअसल यही है जी। इसलिए आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा जाति जनगणना जब चल रही थी तो इसमें 2 बार अवरोध भी आया, और अवरोध में जिस तरह से बीजेपी जिस तरह से पर्दे के पीछे से काम कर रही थी, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो आरएसएस से ताल्लुकात रखते हैं, आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, के मेंबर हैं। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, नीरज जी। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे से आप लोग काम कर रहे थे और ये जातिगत जनगणना जो कराई जा रही थी उस पर आपको बहुत दिक्कत है। 1 महीने 2 अक्टूबर से 5 नवंबर आज है, 1 महीने से थोड़ा अधिक या 1 महीने का वक्त हुआ है, और ये कह रही हैं कि अभी जो आर्थिक जी आर्थिक जो सर्वे है वो आ जाएगा।
बिल्कुल नहीं। देखिए, ये जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, इनको न संविधान की जानकारी है न संविधान पर भरोसा है। ये आरोप तो लगा देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भाजपा ने विरोध किया था। इनको शायद नहीं मालूम है कि सॉलिसिटर जनरल का काम क्या होता है। उनका काम सिर्फ इतना है कि जब भी कोई संविधान विरुद्ध बात उनकी लगती है, वो जाके कोर्ट में कहते हैं कि संविधान सम्मत बात नहीं हो रही है, इसको कोर्ट अपने स्तर से देखे। भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया था। अलबत्ता भाजपा ने तो इसका समर्थन किया था। जब भाजपा के साथ में थे बिहार में नीतीश कुमार जी, उस समय ही यह हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नीतीश कुमार की मंशा बदल गई। जातीय उन्माद फैलाना, जो कि लालू यादव बहुत पहले से 90 के दशक से करते आ रहे हैं, ये मंशा इनकी हो गई कि बिहार में जातीय उन्माद फैला के वोट की राजनीति करना। तो ये काम भाजपा नहीं होने देगी। अगर आपने आर्थिक सर्वे कराया, सामाजिक सर्वेक्षण करवाया, तो आपकी मंशा सही थी तो पहले उसका रिपोर्ट देना चाहिए, न कि बिहार को जातियों में बांटकर, टुकड़ों टुकड़ों में फिर से एक बार बांटकर। एक तरफ जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए देश के निर्माण में नई नीति ला करके नए कामों को कर रहे हैं, कांग्रेस फिर से उसे पीछे धकेलना चाह रही इस लड़ाई को। नए भारत के निर्माण कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। और देखिए सच्चाई क्या है ना कि इसमें कांग्रेस ने ये नीतीश कुमार, लालू यादव जैसे लोगों को मोहरा बना लिया। ये लोग कुछ क्षेत्रीय दल हैं, खराब लगेगा सुन के इनको पूरे परिप्रेक्ष्य में बातें समझ में आती नहीं। ये दरअसल सब कांग्रेस के बोहरे हैं, शतरंज के चाल के। कांग्रेस इनको उपयोग कर रही है और उपयोग करने के बाद इनको दुत्कार भी रही है। नीतीश कुमार ने खुद स्वीकार किया अभी 2-3 दिन पहले पटना की एक सम्मेलन में कि कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है। ये लोग उसके मोहरे बनते जा रहे हैं और जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। ठीक है। अगर इनकी एक लाइन में और बोल दूं, अगर इनकी जनगणना सच में सही है तो इनको वार्ड वाइज, पंचायत वाइज और विधानसभा वाइज ये आंकड़ा जारी करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है। एक विषय और है। दरअसल ये जो विषय है अपने आप में बहुत लंबा है और इस पर मैं फिर से हम लोग किसी और दिन विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक विषय और भी जो पहले भी विनोद मिश्रा जी ने भी उठाया और नीरज जी ने भी उठाया, अनुप्रिया जी, वो ये है कि नीतीश कुमार अब इंडी गठबंधन में उनको वो कह रहे हैं कि कोई काम हो नहीं रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत फंस गए वो इसमें। देखिए, अभी मैं आपके रिपोर्ट को सुन रही थी। इंडिया अलायंस के बारे में आपके जो सहयोगी विनोद मिश्र जी अभी कह रहे थे कि 6 महीना से कोई काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि 6 महीना पहले ही इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है और बुरी तरह से ये फॉर्म में आया है। पता नहीं, मैंने सुना नहीं कि विनोद जी ने कहा या नहीं कहा, लेकिन ये बात नीतीश कुमार कह रहे हैं। ये बात तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है। जी, मैं कह दूं। ये हमारे जो फॉर्मेशन हुई है अभी 5 राज्यों के इलेक्शन, क्योंकि इंडिया अलायंस में कई दल ऐसे हैं जो अलग अलग राज्यों से आते हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। वो सभी दलों का गठबंधन हुआ है। तो 5 राज्यों का इलेक्शन है जिसमें हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम क्योंकि बिहार से है, इन्होंने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी, तो हर पार्टी चाहती है कि वह क्षेत्रीय पार्टी से वह एक केंद्रीय पार्टी बने। तो जो चुनाव जो इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ है वह 2024 के इलेक्शन को लेकर के मद्देनजर किया गया है कि 2024 में जिस तरह से इंडिया अलायंस जो वर्तमान सरकार के खिलाफ में चुनाव लड़ रही है। दरअसल हम आपका नीतीश कुमार जी के स्टेटमेंट जो आया है, हम उसी पर आपका जवाब चाह रहे हैं। ये जो आपने बातें बताई ये सबको पता है, लेकिन हम सिर्फ ये समझना चाह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं कि इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, वो जो उनका फ्रस्ट्रेशन है वो साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जिम्मेदारी सिर्फ 5 राज्यों के इलेक्शन की नहीं है, उनको इंडिया अलायंस में, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, एक मिनट में अपनी बात को पूरी कर लूं, कि जो लड़ाई है 2024 की है। एक तरफ अहंकारी सरकार है कि जिसको ना संविधान की चिंता है। चलिए इसके क्या निहितार्थ हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। नीरज जी को जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं फाइनल कॉमेंट्स लूंगा विनोद मिश्रा जी से। जी नीरज जी। जी देखिए, इन लोगों का जो इंडिया अलायंस का फॉर्मेशन हुआ था, इसका 2 ही आधार रहा इनका फॉर्मेशन का। एक तो मोदी का विरोध करो, कोई राष्ट्रवादी नीति नहीं, वो चली गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अनुप्रिया जी, आप सुनिए धैर्य से। जी। दूसरा सनातन का अपमान करो। इसी 2 बेस पे इसका फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन देश की जनता धीरे धीरे इसको नकारने लगी और इसके गठबंधन के साथी भी इस बात को समझने लगे कि जनता इसको प्रश्रय नहीं देने वाली है, नहीं पूछने वाली है, ये वोट में कन्वर्ट नहीं होने वाला है।
तो इस कारण से आपके नेता अलग राह अलाप रहे हैं, अधीर रंजन अलग राह अलाप रहे हैं, ममता बनर्जी अलग राह अलाप रही हैं, और नीतीश कुमार स्वयं भी अलग राह अलाप रहे हैं। देखिए नीतीश, एक मैं और बात बताता हूं जो कहीं डिबेट में शायद अभी तक नहीं आया। नीतीश कुमार की शुरू से मंशा, मैं उदाहरण के साथ दूंगा, मंशा रही है कि मोदी जी के कामों को कैसे खराब और बदनाम करें। एक हाल फिलहाल का उदाहरण 2016 में मोदी जी ने निर्भय फंड शुरू किया था, जिसके तहत योजना थी कि 112 नंबर डायल करेंगे मेरी माताएं बहनें, तुरंत पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगा, इसी नंबर को डायल करने से एम्बुलेंस मिल जाएगा, इसी नंबर को डायल करने से अग्निशामक सुरक्षा मिल जाएगी। लेकिन इसको यहाँ बिहार में लागू करने में नीतीश कुमार ने 6 साल का देर लगा दिया। केंद्र की योजनाओं को जो जन लाभकारी योजना, आपका पॉइंट आ गया। जी 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 जी, इस तरह की और भी बातें हैं। हाँ। नहीं, आपका पॉइंट आ गया। हमें इस चर्चा को समाप्त करना है। विनोद मिश्रा जी, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिएगा, बहुत जल्दी से खत्म करिए। एक्चुअली मैं अभी अनुप्रिया जी को सुन रहा था। अनुप्रिया जी बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता है जेडीयू के, लेकिन वो कुछ सवाल मेरे से भी पूछ लिया था, इसलिए मुझे जवाब देना जरूरी है। अनुप्रिया जी, ये सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, और मैं उठाने वाला होता कौन हूँ? एक जर्नलिस्ट की वो इंडिया गठबंधन कुछ काम नहीं कर रहा है, ये मेरे इसमें आता नहीं है। ये काम आप लोगों का है, ये आप लोग पूछिए उनसे कि क्यों काम नहीं हो रहा है। ये नीतीश जी ने पूछा, और नीतीश जी ने एक तरह से उनको एक नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि ये सिर्फ 5 राज्य के चुनाव तक व्यस्त है और उनका टारगेट से चुनाव है। दूसरी बात जब आपने कही थी कि अमित शाह ने जो पूछा था कल बिहार के मुजफ्फरपुर में बोलते हुए, उन्होंने जो कहा था, उनकी बात को आपको समझने की जरूरत है, सिर्फ आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपके जनगणना की रिपोर्ट है, जो आपने सर्वे जारी किया है, जिसको आप सर्वे कहते हैं, उसमें आपने जो जातीय आधार का जो ये लिया था वो 1931 के सेंसस के बाद का आपने ये लिया था। तो क्या उस जगह में, उस बिहार में सिर्फ 2 ही, एक मुस्लिम कम्युनिटी से और यादव का, सिर्फ ये दोनों का ही पॉपुलेशन बढ़ा, और जो कैस्त थे या दूसरे जो समाज के लोग थे उनके आबादी इतनी घट गई कि कैस्थों का तो आप विलुप्त प्राणी में चले गए, वो -0.6 पे में उनका पॉपुलेशन आ गया। ठीक है, इस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं, और मुझे लगता है कि सीधे जो ये बात आप स्वीकार कीजिए कि नीतीश कुमार की ये मजबूरी थी कि लालू यादव के प्रेशर में उनको ये लाना था, क्योंकि उनका जो राजनीतिक फिलॉसफी है वो इसी जातीय गठबंधन पे है, और सिर्फ लालू जी को खुश करने के लिए उन्होंने आर्थिक सर्वे, सामाजिक सर्वे का जो था वहां का डेटा, उसको पीछे करते हुए सिर्फ जाति गणना को लाया था। ठीक है विनोद जी, इसके राजनीतिक निहितार्थ निश्चित तौर पर ढूंढे जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं, वो निकाले भी जाएंगे। नीरज जी बहुत शुक्रिया आपका, अनुप्रिया जी आपका भी शुक्रिया, और विनोद मिश्रा जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से